हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, टीए रूल्स, ट्रेवलिंग अलाउंस रूल। ठीक है, हमारी जीएफआर की भी सीरीज चल रही है, तो जीएफआर और टीए दोनों हम पैरेलली चलाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि एक लेक्चर डेली जीएफआर की और एक लेक्चर डेली जो है कि टीए रूल की कवर हो सके। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और चूंकि एग्जाम भी काफी करीब है, इसीलिए कोशिश है कि दोनों पैरेलली चले और जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, टीए रूल में ये जो मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये जो हैंड रिटेन नोट्स है, ये मैंने बना करके अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है जो टीए रूल की बुक से बनाया गया है। ठीक है, तो इसी से हम पढ़ेंगे। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो परीक्षा प्रो यूट्यूब चैनल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये नोट ऑलरेडी शेयर्ड है, तो वहां से जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बहुत तेजी से रिवीजन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये चीज जो टीए रूल होता है, ये एफआरएसआर पार्ट 2 में का हिस्सा है। एफआरएसआर का जो पार्ट 2 होता है, ठीक है, टीए रूल इसी में आता है। टीए का जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ठीक है, दो तरह के टीए हमें मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म दोनों का टीए ही होता है। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, हमें अपने घर से ऑफिस आने जाने के लिए हमारी सैलरी में हर महीने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पे मिलता है। लेकिन ऑफिस जब हमें ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कहीं बाहर भेजता है, आउटसाइड, लेकिन ये ड्यूटी के लिए भेजता है हमें। ड्यूटी में कुछ भी हो सकता है, टूर हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, कोई भी और पर्पज है। ये ऑफिस की डायरेक्शन पे हम कहीं आउटसाइड गए हैं ड्यूटी करने के लिए, तो ऐसे केस में इस ड्यूटी पे जो हमारे जो एक्सपेंसेज होते हैं उसके लिए हमें टीए मिलता है, जिसको हम ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो घर से ऑफिस डेली आने जाने का जो हमें पैसा मिलता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तौर पे मिलता है, हमारी सैलरी के साथ मिलता है। और जो ऑफिस की डायरेक्शन पे हम बाहर कहीं ड्यूटी वगैरह करने जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करने जाते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट हमें ट्रेवलिंग अलाउंस देती है। तो यहाँ पे हम ट्रेवलिंग अलाउंस पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है कि हम सेपरेट जो एफआरएसआर की सीरीज है उसमें हम कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर में वो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले जो टीए रूल में जो सबसे पहला जो टीए रूल सप्लीमेंट्री रूल है, ये बात भी जानना जरूरी है। टीए रूल फंडामेंटल रूल नहीं है, ये पूरा सप्लीमेंट्री रूल है। तो जब भी कभी आप टीए रूल की बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा जो है एसआर है, एसआर 1 2 3 सप्लीमेंट्री रूल। एफआरएसआर में जो एफआर होता है वो फंडामेंटल रूल होता है और जो एसआर होता है वो सप्लीमेंट्री रूल होता है। तो टीए रूल एक सप्लीमेंट्री रूल है, इसीलिए रूल 1 से ही हम शुरुआत करेंगे। रूल 1 में ही, एसआर 1 में ये बात बताई गई है कि टीए रूल किसके किसके पे अप्लीकेबल होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, टीए रूल का डिफिनीशन और एप्लीकेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे अक्सर सवाल आते हैं, तो ये हम बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअल में। देखिए, सबसे पहला, टीए रूल उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है जिनके ऊपर फंडामेंटल रूल लागू होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये कि ऐसे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके ऊपर फंडामेंटल रूल लागू होता है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है कि टीए रूल से गवर्न होते हैं। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फंडामेंटल रूल से तो गवर्न होते हुए हैं और उनका जो पे होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू से डेबिट होता है। तो ऐसे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो टीए रूल से गवर्न होते हैं। इस कैटेगरी में हम सारे लोग आ जाते हैं। हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंडामेंटल रूल से गवर्न होते हैं, मतलब एफआर से गवर्न होते हैं, और हमारा जो सैलरी वगैरह हमें जो मिलती है वो सेंट्रल के रेवेन्यू से ही हमें मिलती है। कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से हमें नहीं मिलती है। तो पहला एप्लीकेशन का रूल यही है कि ऐसे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फंडामेंटल रूल से गवर्न होते हैं और उनका जो पे होता है वो सेंट्रल रेवेन्यू से डेबिटेबल होता है, उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टीए रूल लागू होता है। अगला बोला गया है कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, लेकिन भले ही उनका जो पेमेंट हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा हो, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी टीए रूल लागू होता है। कहने का मतलब ऐसे भी बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं, लेकिन उनका पे हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे करे या स्टेट गवर्नमेंट पे करे। ठीक है, मतलब नहीं है, मतलब केवल एक चीज से है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, भले ही उनका पे सेंट्रल गवर्नमेंट से पे हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से पे रहा हो, तब भी वो जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर टीए का रूल लागू होगा। ठीक है, ये चीज जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि अपने जो है कि कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है स्टेट वगैरह में डेपुटेशन पे भेजती रहती है, डिप्यूट करती रहती है। तो ये जब स्टेट में डेपुटेशन पे जाते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से ही गवर्न होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है इनके ऊपर, लेकिन इनको जो पेमेंट मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोविजन डाला गया है कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन भले ही उनका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पे हो रहा है, उनके ऊपर भी टीए रूल लागू होगा। एक ये एक्सेप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। डिविजनल अकाउंट, हमें अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट हमें पता है एसएससी सीजीएल की एक पोस्ट होती है। ठीक है, लेवल 6 की ये पोस्ट होती है, ये एसएससी सीजीएल से रिक्रूट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, ये चीज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी आते हैं, लेकिन इनका पेमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि दिया जाता है। तो अगर इस रूल के हिसाब से हम देखते हैं, जिसमें यह कहा गया कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होंगे, भले ही उनका पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट से होगा, वो इसी टीए रूल से गवर्न होंगे। लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट एक एक्सेप्शन है। डिविजनल अकाउंटेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है, लेकिन उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट से जो के द्वारा पे किया जाता है, फिर भी उसको ऊपर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का टीए रूल लागू होता है, ये पर्टिकुलर टीए रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी और एक्सेप्शन है, लेकिन इसी डिविजनल अकाउंटेंट का एलटीसी और टीए ऑन रिटायरमेंट, जब वो रिटायर होने के बाद उसको टीए मिलता है, इस दोनों केस में जो यही टीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो टीए रूल है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, लेकिन उसकी एलटीसी और टीए ऑन रिटायरमेंट पे रूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होगा, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो है उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना एरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे सवाल आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसके ऊपर क्या लागू होता है। डिविजनल अकाउंटेंट को जरूर याद रखिएगा, एक्सेप्शन है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के होता है, लेकिन इसका सैलरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का ही टीए रूल लागू होता है। लेकिन इसी की एलटीसी और टीए ऑन रिटायरमेंट, ये दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से लागू होगा इनके ऊपर, लेकिन उसका जो खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही उठाया जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू से पे किया जाएगा। ठीक है, ये चीज एक और है, वर्क चार्ज स्टाफ जो होते हैं उनके ऊपर भी टीए रूल रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही लागू होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा SR1 में दिया है कि टीए रूल का एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और सवाल इससे आता ही आता। ठीक है, ये चीज अगला हम ये देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे जाता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन पे गया, तो ऐसे में उसका टीए रूल कैसे जो है कि टीए का जो है कि कैसे वो किया जाएगा। ठीक है, जब भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन पे जाएगा, तो उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का जो टीए रूल होगा, ठीक है, वही अप्लाई होगा उसके ऊपर। गवर्नमेंट का टीए रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उस फॉरेन सर्विस का, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का जो टीए रूल होगा वो उसी से गवर्न होगा। किस किस पर्पज से? उस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उसने जितनी टूर वगैरह किया, ड्यूटी जर्नी किया, वो सब जर्नी इन कनेक्शन विद दैट बॉडी, मतलब वहां फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते वो जितना भी जर्नी करेगा, ट्रेनिंग पे जाएगा, टूर पे जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, वो उसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के टीए रूल से गवर्न होगा।
दूसरी बात, जब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलीव होकर के फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जाकर के ज्वाइन करता है, ठीक है? ऐसे केस में भी वो जो है कि उसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के टीए रूल से गवर्न होगा, और साथ ही साथ जब उसका टेन्योर पूरा हो जाता है इस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में वापस आने के लिए, जो वापस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आकर के ज्वाइन करता है, इस सिचुएशन में भी उसके ऊपर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का ही टीए रूल लागू होता है। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे जाता है, फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन पे जाता है, फॉरेन सर्विस में डेपुटेशन क्या होता है एफआरएसआर में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा। तो ऐसे केस में उसके ऊपर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का टीए रूल अप्लीकेबल होगा। किस किस पर्पज के लिए? फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए वो जितने जर्नी करेगा सबके लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलीव होकर के जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ज्वाइन करने के लिए भी उसको टीए मिलता है, उसके लिए भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का रूल लागू होगा, और साथ ही साथ जब उसका यहाँ से टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा और वो वापस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने आएगा, उसके लिए भी जो टीए रूल अप्लीकेबल होगा वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का ही अप्लीकेबल होगा। और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेंसेज है, मतलब इस पे जो खर्चा आएगा, ये पूरा का पूरा उसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को ही बियर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी इसको। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का एकदम क्लियर रूल है। अगली बात है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने कोई ऑफिशियल जर्नी की, ठीक है, तो ऑफिशियल जर्नी की, तो जर्नी करते समय उसके ऊपर उस समय टीए के रूल का जो भी प्रोविजन अप्लाई हो रहा था, वही रूल से वो उसकी जर्नी जो है कि गवर्न होगी। कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कहीं टूर पे गया, ठीक है, टूर पे गया, इस समय वो लेवल 8 में था मान लीजिए, तो लेवल 8 के हिसाब से उसकी जो भी एंटाइटलमेंट होगी उसके हिसाब से उसका टीए क्लेम सेटल कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि बाद में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, वो भी बैक डेट से, अगर, और ये जिस डेट में वो जर्नी किया गया था इससे बैक डेट से उसका प्रमोशन हो गया, तो अब वो क्या है कि इस टीए क्लेम को अपनी नई एंटाइटलमेंट से सेटल करने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो जर्नी कर रहा था तो उस समय उसकी जो एंटाइटलमेंट थी वो उसी एंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको जो है कि टीए सेटल किया गया। बाद में अगर उसका प्रमोशन हो गया या उसकी एंटाइटलमेंट बैक डेट से किसी वजह से चेंज हो गई, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने जो ये टूर किया हुआ था इस टूर को भी रिवाइज किया जाए, इसका टीए भी रिवाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो टीए क्लेम है वो उसी रूल से रेगुलेट होगा जब वो जर्नी जो है कि अंडरटेक करेगा, मतलब जब वो उस जर्नी को परफॉर्म कर रहा है उस समय उसकी जो भी एंटाइटलमेंट होगी वो उसी एंटाइटलमेंट के हिसाब से जो है कि उसके टीए क्लेम को सेटल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हालांकि थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन की बात है जो हम अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं डिफिनीशंस। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीए रूल में, ठीक है, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहली डिफिनीशन जो है एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड करती हैं और कई सारी चीजें नॉट इंक्लूड करती हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्या क्या इंक्लूड करती है और क्या क्या नहीं इंक्लूड करती है। देखिए, एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज ये नॉर्मली उन लोगों को दिया जाता है, नॉर्मली जो सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये वहां पे लागू होता है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब तमाम जो सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्तेमाल नॉर्मली उन्हीं जगहों पे होता है। उनको बार बार सर्वे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें भेजा जाता है, वहां पे ये एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज में क्या क्या आता है। पहला, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट होगा, और दूसरा, उसका अगर डोमेस्टिक सर्वेंट उसको अलाउड है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर उसको डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउड है
तो ऐसे केस में उसके डोमेस्टिक सर्वेंट को भी लेकर जाने का कॉस्ट जो है कि एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज में इंक्लूड होता है। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पर्सनल लगेज है, इसको भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का कॉस्ट उसके एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई फेरी या टोल का चार्ज उसको देना पड़ा है कहीं पे, तो ये भी दिया जाता है। और साथ ही साथ जो कैंप के इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि वो सर्वे वगैरह करना जा रहा है ना, तो वो कैंप को ले करके जाएगा। जहां भी जाते हैं दूर दराज, देखोगे हिल स्टेशन पे, मैदानी एरिया में, दूर दराज की जगह पे ही जाके ये जो है कि सर्वे वगैरह करते हैं, तो उनके कैंप इक्विपमेंट को भी कैरी करने का जो चार्ज होता है वो एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस में शामिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देखोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का एक तरीके से किराया, उसके डोमेस्टिक सर्वेंट का किराया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सामान, रास्ते में कोई फेरी या टोल चार्जेज लगा, और कैंप का जो इक्विपमेंट है इसको ले जाने का जो खर्चा आया, वो सब एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज में आता है। क्या नहीं आता है? उसने कोई होटल किया, उसका पैसा एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज में नहीं आता। कोई ट्रेवलर्स बंगला यूज किया, उसका कॉस्ट, रिफ्रेशमेंट जो रास्ते में खाया पिया उसका कॉस्ट, कैरियज ऑफ स्टोर या कन्वेंस, कोई कन्वेंस वगैरह लेके गया या स्टोर वगैरह लेके गया उसका कॉस्ट, कोचमैन को कोई प्रेजेंट या कोई गिफ्ट लेकर के गया उसका कॉस्ट, और अगर उसको एडिशनल सर्वेंट की जरूरत है और उसको डिप्लाई किया, तो ये सारे कॉस्ट जो है एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज में शामिल नहीं होते। ठीक है, ये चीज है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो है कि क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है और क्या क्या शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए टीए रूल में बहुत ज्यादा फैक्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। कहने को अपने आप में यह सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर आप अच्छे से कर लेंगे, तो आपको टीए रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। डेटा बहुत कम बनेंगे और कॉन्सेप्ट ज्यादा बनेंगे आपके। अब सवाल यह है कि कॉन्सेप्ट बनाया कैसे जाए। इसके लिए जरूरी है कि जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ें, अपने आप को सेंटर में रख करके पढ़ें, क्योंकि हमें पूरी सर्विस जो है टीए रूल की जरूरत पड़ती रहती है। हम कहीं पे भी टूर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें टीए रूल से बार बार हमारा जो है कि सामना होता रहता है। तो कोई भी रूल पढ़िए तो अपने आप को सेंटर में रख के पढ़िए, चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे यही है हमने एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो मैंने बताया ना कि अगर आप किसी सर्वे के ऑर्गेनाइजेशन में, अपने आप को वैसा इमेजिन करिए कि आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह सर्वे करने के लिए भेजा जा रहा है, तो फिर आपको चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। होटल चार्जेज, रिफ्रेशमेंट चार्जेज, ये सब इसलिए नहीं एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये डेली अलाउंस का पार्ट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेली अलाउंस, रुकने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये डेली अलाउंस में आता है, इसीलिए इसको एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस में नहीं किया गया है। कन्वेंस वगैरह ये सब चीजें नहीं अलाउड है क्योंकि ये कोई ट्रांसफर नहीं माना जाता है इसको। ठीक है, और ये चीजें एडिशनल सर्वेंट वगैरह अलाउड नहीं है, इसीलिए तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या इंक्लूड करता है और क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये चीज जरूर समझ लीजिएगा, इससे सवाल अक्सर आता है। अब हम देखते हैं कि ये अप्रेंटिस क्या होते हैं। बार बार हम सुनते हैं कि अप्रेंटिस एक शब्द होता है। देखिए अप्रेंटिस कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। अप्रेंटिस एक कोई भी पर्सन होता है जिसको गवर्नमेंट क्या करती है कि डिप्यूट करती है, मतलब एक एग्जाम लेकर के उनको डिप्यूट करती है किसी या ट्रेड या बिजनेस में ट्रेनिंग के लिए। अगर वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे और सक्सेसफुली जो है कि ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद पास हो जाएंगे, तो उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट में अपॉइंट किया जाता है। तो अप्रेंटिस जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको अपॉइंट करने के बाद ट्रेनिंग कराई जाती है। अपॉइंटमेंट उसका किसी न किसी सब्सटेंटिव पोस्ट के अगेंस्ट हुआ होता है और बाद में उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। ये जो अप्रेंटिस होते हैं, इनका अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है इस सब्सटेंटिव पोस्ट के अगेंस्ट। इनको पहले किसी भी ट्रेड या बिजनेस में, मतलब जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें केवल ट्रेनिंग करने के लिए डिप्यूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। अगर ये सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, एक बेंचमार्क होगा और उसको ये पार कर जाएंगे, तो उसके बाद इनको गवर्नमेंट में सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट जो है कि अपॉइंट किया जाता है।
तो जितने दिन ये ट्रेनिंग पे रहते हैं उस पूरे पीरियड में इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता है बल्कि अप्रेंटिस माना जाता है। रेलवे वगैरह में जो है कि बहुत ज्यादा इस तरह के अप्रेंटिस वगैरह का जो है कि अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अप्रेंटिस क्या हो गया? अप्रेंटिस इज ए पर्सन डिप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग इन एनी ट्रेड या बिजनेस। किस लिए डिप्यूट किया गया है? विथ ए व्यू टू एम्प्लॉय इन द गवर्नमेंट, कि अगर आपने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, एक मिनिमम जो इस क्राइटेरिया है नंबर उतने आपके सक्सेसफुली आप पास कर लिए, तो हम आपको तब जाकर के गवर्नमेंट में एक सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट आपको जो है कि अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो अप्रेंटिस जो होता है वो सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट एम्प्लॉयड नहीं होता है, वो तब एम्प्लॉय होगा जब वो ट्रेनिंग को पास कर लेगा। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में इसको एक मंथली रेट पे इसको जो है कि पे गवर्नमेंट देती रहती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर पे नहीं देती है इसको, उससे एक अलग इस तरीके से स्टाइपेंड टाइप का इनको पे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये है अप्रेंटिस के बारे में, कि अप्रेंटिस कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि गवर्नमेंट ने उसे डिप्यूट किया है ट्रेनिंग में किसी ट्रेड या बिजनेस में। हाँ, इस पर्पज से किया है कि अगर आप इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, जो बेंचमार्क है उसको अचीव कर लेते हो, तो हम आपको गवर्नमेंट में एक सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट अपॉइंट करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग देयर अप्रेंटिसशिप पीरियड वो गवर्नमेंट में अपॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो है कि अप्रेंटिसशिप पीरियड में इनको एक मंथली पे के रूप में इनको मिलता रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने जब पेंशन रूल वगैरह पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि अप्रेंटिस की सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाता है, किसी भी पर्पज के लिए नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन एक अप्रेंटिस मैंने बताया था कि एसएएस अप्रेंटिस जो होते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट हमेशा सब्सटेंटिव वैकेंसी के अगेंस्ट ही अपॉइंट करती है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि अगर आपने ट्रेनिंग को अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तब आपको परमानेंटली अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एसएएस अप्रेंटिस की जो सर्विस होती है ये क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है हर पर्पज के लिए, बाकी किसी भी अप्रेंटिस की सर्विस को नहीं माना जाता है। ठीक है, ये चीज। दो टर्म और आएंगे, कैंप इक्विपेज और कैंप इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से तो हमें समझ में आ गया, कोई भी कैंप लगाने के लिए जो भी टेंट वगैरह या और भी जो भी रिक्विजिट जो है कि उसको फर्निश करने के लिए जो भी आइटम वगैरह चाहिए वो सब कैंप इक्विपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, कैंप इक्विपमेंट माने कैंप को लगाने के सारे इक्विपमेंट, जिसमें पर्दा होगा, ठोकने वाला होगा, वो जो भी बहुत कुछ हो सकता है कैंप को सेटअप करने का वो। और ये जो कैंप इक्विपेज होता है एक तरीके से क्या है, एक एपरेटस, मतलब वो सारे एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है जो एक कैंप को मूव करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कैंप इक्विपेज और कैंप इक्विपमेंट। अगला है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। टीए रूल में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बहुत जगह आएगा, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते कौन है? पहला तो प्रेसिडेंट, क्योंकि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है, और दूसरा एनी अथॉरिटी मेंशन्ड इन द अपेंडिक्स 1। टीए रूल में एक अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है जहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है कि किस सिचुएशन के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे एचओडी को ही पावर दी गई है, एचओडी को ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना गया है। हालांकि वो जहां भी हमें जरूरत पड़े टीए रूल का अपेंडिक्स 1 हमें देख लेना चाहिए और उसके हिसाब से ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कि डिसाइड होता है। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं कि डे। टीए रूल में डे का क्या मतलब होता है? डे का मतलब यहाँ है कैलेंडर डे, मतलब उस डे की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों मिडनाइट से शुरू होती है। रात को 12 बजे से 12 AM से शुरू होता है और 11:59 पे जाकर के जो है कि वो दिन खत्म होता है। ठीक है, तो जो भी हमें अभी आगे क्या होगा कि डेली अलाउंस का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डेली अलाउंस जिसको बोलते हैं, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हमें डे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस डे की शुरुआत और अंत दोनों जो है कि मिडनाइट से मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली, कि ये फैमिली क्या होता है। देखिए, टीए रूल में जो फैमिली की डिफिनेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला स्पाउस, लेकिन केवल 1 स्पाउस टीए रूल में अलाउड है। ठीक है, अगला है कोई भी लेजिटिमेट चिल्ड्रेन, चाहे वो एडॉप्टेड हो, स्टेप चिल्ड्रेन हो, या ऐसे चिल्ड्रेन जो वार्ड के तौर पे एडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है, या उसका अपना नेचुरल हो,
ठीक है, जो उसका अपना बच्चा हो वो भी हो सकता है, वो भी लेजिटिमेट चिल्ड्रेन में ही आता है। तो एडॉप्टेड भी आ सकता है, स्टेप चिल्ड्रेन है वो भी, या कोई चिल्ड्रेन ऐसा है जिसको वार्ड के तौर पे अडॉप्ट किया गया है, तो वो सारे चिल्ड्रेन जो है लेजिटिमेट चिल्ड्रेन की कैटेगरी में आते हैं। ये चिल्ड्रेन टेकन एज वार्ड क्या होता है, ये हमने लीव रूल में बहुत अच्छे से जो है कि बताया है। देखिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, एडॉप्शन एंड वार्ड एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के तहत अगर किसी भी बच्चे को एडॉप्ट किया जाता है तो इसे नेचुरल चाइल्ड माना जाता है, कि ये जो बच्चा है इसको नेचुरल चाइल्ड के बराबर सारे राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चिल्ड्रेन को ही वार्ड बोला जाता है, लेकिन इनको वो सारे अधिकार होते हैं जो उसके नेचुरल चाइल्ड के पास होते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तब जाकर के उसको वार्ड का दर्जा मिलता है और उस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही चिल्ड्रेन को वार्ड बोला जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा नेचुरल चाइल्ड की तरह ही इनको सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, सन है, भले ही मेजर सन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनर सन का नहीं, ब्रदर माइनर होता है। ठीक है, डॉटर में अनमैरिड डॉटर हो, विडोड डॉटर हो, डाइवोर्स डॉटर हो, एबंडन डॉटर हो या सेपरेटेड डॉटर हो, सारी डॉटर जो है कि चिल्ड्रन की कैटेगरी में, मतलब कि फैमिली की डिफिनीशन में आती है। ठीक है, पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, मदर फादर दोनों, सिस्टर भी आती हैं, लेकिन सिस्टर दो ही तरह की कैटेगरी है, अनमैरिड सिस्टर और विडोड सिस्टर। ध्यान रखिएगा, डॉटर में टोटल 5 तरह की कैटेगरीज हैं, अनमैरिड, विडोड, डाइवोर्स्ड, एबंडन्ड और सेपरेटेड, लेकिन सिस्टर में केवल अनमैरिड और विडोड डाला गया है, बाकी चीजें अभी नहीं डाली गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप मदर को डिटेल्स ऑफ फैमिली माना गया है, लेकिन स्टेप फादर को नहीं माना गया है। एलटीसी रूल में स्टेप मदर और स्टेप फादर दोनों अलाउड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टेप फादर जो है एलटीसी में अलाउड है। पहले क्या था कि एलटीसी रूल और टीए दोनों में सेम था, एलटीसी और टीए रूल दोनों में सेम था। पहले एलटीसी रूल में भी स्टेप मदर को फैमिली डिफिनीशन में रखा गया था, स्टेप फादर को नहीं रखा गया था। टीए रूल में स्टेप मदर को रखा गया था, स्टेप फादर को नहीं रखा गया था। लेकिन बाद में एलटीसी रूल में अलाउ कर दिया गया कि स्टेप फादर भी एलटीसी रूल में फैमिली डिफिनीशन में आएंगे और स्टेप फादर भी चाहे तो एलटीसी ले सकते हैं, लेकिन टीए रूल में अभी ऐसा नहीं किया गया। वजह यह है कि एलटीसी रूल की जो गाइडलाइन बनाता है वो डीओपीटी बनाता है, लेकिन टीए रूल की जो गाइडलाइन बनाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बनाता है। ठीक है, इसीलिए एलटीसी रूल में चेंजेस हो गए, लेकिन अभी टीए रूल में चेंज नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये है फैमिली की डिफिनीशन, इसको भी याद रखना है। और इसमें सारे के सारे फैमिली मेंबर का गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रिजाइड विथ होना मैंडेटरी है, मतलब डिपेंडेंट हो एंड रिजाइड विथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रह रहे हो। डिपेंडेंसी की क्राइटेरिया वही है कि अगर वो उनकी जो इनकम है, मिनिमम फैमिली पेंशन, मतलब मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से अगर कम है तो वो डिपेंडेंट माने जाएंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहना जरूरी है। ठीक है, इस जो इनकम क्राइटेरिया है इसमें अगर उनका सन डॉटर कोई है, अगर कोई स्कॉलरशिप पा रहा है या कोई स्टाइपेंड पा रहा है कहीं से, तो इसको भी इनकम का पार्ट माना जाता है। कहने का मतलब अगर वो 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ से ज्यादा स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड कहीं से ड्रॉ कर रहा है तो वो इनकम मानी जाएगी और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी 1999 से 2 बच्चों का रिस्ट्रिक्शन टीए रूल पे भी लगा दिया गया। ठीक है, कि 2 बच्चों के केस में ही टीए जो है कि उनको दिया जाएगा। एक्चुअली इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब ट्रांसफर होता है कहीं पे, तो उसको ट्रांसफर टीए मिलता है। केवल उसको नहीं मिलता, उसकी पूरी फैमिली को शिफ्ट करने का पैसा मिलता है। वहां पे इसी डिटेल्स ऑफ फैमिली की डिफिनीशन से देखा जाता है कि किसको किसको मिलेगा। दूसरा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उस समय भी उसको रिटायरमेंट टीए मिलता है, तो केवल उसको नहीं मिलता है, उसकी फैमिली को भी मिलता है। तो इसी फैमिली की डिफिनीशन से देख करके उसे जो है कि टीए जो है कि अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये है फैमिली की डिफिनीशन, इसको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। अब अगला टर्म है ग्रेन कंपनसेशन अलाउंस। देखिए नाम से ही इससे लग रहा है कि क्या है ये ग्रेन
कंपनसेशन अलाउंस। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कहीं भी ऐसी जगह, मान लीजिए कहीं हिली एरिया में उसकी पोस्टिंग है, ठीक है, मान लीजिए सिक्किम वगैरह में है, बहुत दूर उसकी पोस्टिंग है, वहां पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, मान लीजिए बहुत बर्फबारी हो गई, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन ही टूट जाता है, ठीक है, चीजों की वहां सप्लाई नहीं हो पा रही, तो उससे वहां पे क्या होगा, जो ग्रेन वगैरह होंगे, जो खाने पीने की चीजें होंगी, वो तो बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाएंगी, इनका जो प्राइस है वो तो बहुत बढ़ जाएगा ना टेम्परेरली। तो अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सफर कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉर्मली ये किसी लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। कब सैंक्शन किया जाता है, अगर वहां पे कोई भी टेम्परेरली और एबनॉर्मल राइज हो जाए इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इन लोकेलिटी वेयर दे सर्विस, जहां पे वो उनकी सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसे केस में ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टेम्परेरी तौर पे ग्रेन कंपनसेशन अलाउंस दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि किस सिचुएशन में दिया जाता है, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसी जगह उसकी पोस्टिंग है जहां पे किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लैंडस्लाइड आ गया, बर्फबारी हो गई, बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो गया, सब्जियां वगैरह, अनाज वगैरह वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो जब इस अनाज वगैरह की शॉर्टेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसके दाम बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको प्रोक्योर करेगा, तो वो तो एक तरीके से उसके साथ इनजस्टिस हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही उसे वहां डिप्यूट किया हुआ है। तो इसीलिए बोला गया है कि ऐसे लो पेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक ग्रेन कंपनसेशन अलाउंस सैंक्शन करना चाहिए, ताकि जो ये एबनॉर्मल राइज हुआ है ग्रेन का, उसकी जो प्राइस को वो मैनेज कर सके, ठीक है, ये चीज। अगला है हिल स्टेशन। क्या होता है हिल स्टेशन? माने ऐसे प्लेसेज जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे कि ये एक हिल स्टेशन है, उनको हिल स्टेशन माना जाता है। हिल स्टेशन पे टीए में कुछ तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, तो इसीलिए ये चीज है, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी प्लेस जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हिल प्लेस डिक्लेयर कर दे उसे हिल स्टेशन मान लेंगे, ठीक। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई प्लेस है जिसको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए हिल स्टेशन डिक्लेयर कर रखा है, तो वो पर्टिकुलर जो है कि हिल स्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी हिल स्टेशन ही माना जाएगा, और उसके ऊपर ये टीए रूल के हिसाब से उसको रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा कि हिल स्टेशन माने ऐसे प्लेसेज जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हिल स्टेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्लेसेज जिनको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कि टीए के पर्पज के लिए हिल स्टेशन डिक्लेयर कर रखा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर यहां जाता है, इस प्लेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं डिक्लेयर किया है, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय यहाँ पे अगर ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने जाएगा, तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर भी टीए रूल के लिए इसे हिल स्टेशन ही माना जाएगा। और हिल स्टेशन को लेके जो भी टीए रूल में प्रोविजन बनाए गए हैं, उसी प्रोविजन के हिसाब से इसको क्लेम इसका रिम्बर्स किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर नॉर्मली एक सिंपल सा टर्म हम जानते ही हैं कि मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन हेडक्वार्टर टू अनदर स्टेशन। लेकिन ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होता है, ये जो मूवमेंट होता है ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होता है। पर्पज क्या हो सकता है? कई नई पोस्ट की ड्यूटी को मतलब ज्वाइन करने के लिए, या उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर हेडक्वार्टर भी चेंज कर दिया गया तो उसकी वजह से उसको नए हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करने के लिए भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसे दोनों केस को ट्रांसफर बोला जाता है। ये सब बड़ी छोटी छोटी डिफिनेशन है, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो इनमें गलती होने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो ट्रांसफर मीन्स क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन हेडक्वार्टर टू अनदर स्टेशन। पर्पज क्या होगा? नए स्टेशन पे किसी नए पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो ये तो हमें नॉर्मली पता ही होता है। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया और उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोला गया कि आप अपने हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करिए, तो इसे भी ट्रांसफर ही माना जाता है। और जब किसी का ट्रांसफर होता है तो उसे ट्रांसफर टीए दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर टीए वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज। अगला है ग्रेड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीए रूल के हिसाब से उसकी इंटाइटलमेंट होगी,
ठीक है, उसी एंटाइटलमेंट के तहत जो है उसका जो टीए क्लेम है वो सेटल किया जाता है। 7th पे कमीशन के पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो एंटाइटलमेंट हुआ करती थी वो उनकी ग्रेड पे के हिसाब से हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन 7 पे कमीशन ने टीए के एंटाइटलमेंट को क्या कर दिया, पे लेवल से जोड़ दिया। अब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो एंटाइटलमेंट होती है वो पे लेवल से होती है, मतलब लेवल 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके है ना। एक सेक्शन ऑफिसर का लेवल 8 होता है, एएसओ का लेवल 6 होता है, सॉरी लेवल 7 होता है, लेवल 7 होता है, ठीक है। ग्रुप ए में एंट्री करो तो लेवल 10 होता है, ऐसे होता है। पे लेवल के हिसाब से अब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टीए की एंटाइटलमेंट होती है। तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टीए और डीए, टीए माने ट्रेवलिंग अलाउंस, डीए माने डेली अलाउंस, ये दोनों की एंटाइटलमेंट कैलकुलेट करने के लिए अब पे लेवल लिया जाता है। इसी को उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रेड बोला जाता है, ठीक है। लेकिन पे लेवल में जो है कि पे लेवल के चूंकि आधार पे होता है तो इसीलिए इस पे लेवल में न तो एनपीए शामिल होता है, न मिलिट्री सर्विस पे शामिल होता है, न कोई अदर स्पेशल पे वो ड्रॉ कर रहा है, ये भी इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि अब पे लेवल के हिसाब से एंटाइटलमेंट होती है। उस पे लेवल में आपका बेसिक पे क्या है उससे लेना देना टीए को नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई 2017 से जो है कि टीए की जो एंटाइटलमेंट है वो पे लेवल के हिसाब से की गई है। अब आप सोचेंगे कि 1/1/2016 से क्यों नहीं हुआ। 7 पे कमीशन तो 1/1/2016 से लागू हुआ था। एक्चुअली गवर्नमेंट ने टीए का जो ऑर्डर निकाला था वो 1 जुलाई 2017 को निकाला था 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से, इसीलिए। और अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि एक्चुअल जर्नी करते समय जो टीए रूल एप्लीकेबल होगा वो उसी से गवर्न होते हैं। तो इसके पहले जो टीए ऑलरेडी सेटल हो चुके थे वो 6 पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है कि सेटल हो चुके थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैक डेट से नहीं निकाला, 1 जुलाई 2017 से निकाला। ये डेट भी एक बार सवाल में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो चूंकि पे लेवल के आधार पे एंटाइटलमेंट है इसीलिए पे का कोई मतलब ही नहीं है। जब पे का मतलब नहीं है तो उनको जो एडिशनल चीजें मिलती हैं इनका भी मतलब नहीं। लेकिन एक चीज बोली गई कि जब 7 पे कमीशन की रिकमेंडेशन लागू हुई तो ऐसा देखा गया कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो 6 पे कमीशन में तो हायर एंटाइटलमेंट ड्रॉ करते थे लेकिन 7 पे कमीशन में लोअर एंटाइटलमेंट ड्रॉ करने लगे। उनको तो लॉस हो गया नया पे कमीशन लागू होने पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने इस ऑर्डर में बोल दिया कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी 6 पे कमीशन में एंटाइटलमेंट हायर थी और 7th पे कमीशन में उसकी एंटाइटलमेंट लोअर हो गई तो ऐसे केस में वो हायर एंटाइटलमेंट से ही गवर्न होता रहेगा, जो है कि जब तक कि वो 7 पे कमीशन के हिसाब से हायर एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल ना हो जाए, ठीक है। तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा गया, ठीक है। ये चीज अब एक चीज जो है और देख लेते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो टीए क्लेम है वो उसी रूल से गवर्न होगा जो जर्नी करते समय अप्लीकेबल था उसके ऊपर। जब वो जर्नी अंडरटेक किया उस समय जो वो जिस रूल से गवर्न हो रहा था उसी से। इसमें थोड़ा सा ना टाइम टू टाइम रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा था कि बैक डेट से लोगों के प्रमोशन वगैरह हो रहे थे, तो उसमें देखते हैं कि क्या रिलैक्सेशन हुआ। तो वही हम देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ टीए क्लेम व्हेन प्रमोटेड रिवर्टेड या पे किसी का रिवाइज हुआ वो भी रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। ऐसे केस में ये बोला गया है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टीए जो है कि रिवाइज नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज क्लियर दैट देयर इज एन एक्चुअल चेंज ऑफ ड्यूटीज। नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं कि बैक डेट से किसी की एक्चुअल चेंज ऑफ ड्यूटीज हो, तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि उसका टीए जो है कि रिवाइज नहीं किया जाता। लेकिन ये बोला गया है कि मान लीजिए उसका अगर क्लेम टाइम बार्ड नहीं हुआ है, टीए का जो क्लेम सबमिट करने का जो टाइम लिमिट होता है वो रिटर्न जर्नी करने के 60 डेज के भीतर सबमिट करना होता है, नहीं तो टाइम बार्ड हो जाता है। लेकिन अगर वो टीए एडवांस लेके गए हैं तो ऐसे केसेज में रिटर्न जर्नी के 15 दिन के भीतर उन्हें जो है कि अपना क्लेम सबमिट करना होता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिटर्न हो करके जर्नी करके आया, उसने अपना जो है कि क्लेम सबमिट कर दिया विद इन 60 डेज,
ठीक है, और उसी बीच अगर, तो अभी जो उसने क्लेम सबमिट किया तो वो अपनी पुरानी एंटाइटलमेंट के हिसाब से किया, और मान लीजिए उसी 60 दिन के भीतर उसका प्रमोशन हो गया, उसकी एंटाइटलमेंट बढ़ गई, तो ऐसे केस में ये बोला गया है कि वो सप्लीमेंट्री टीए क्लेम जो है कि सबमिट कर सकता है, लेकिन क्लेम के टाइम बार्ड पीरियड के भीतर ही, बाद में नहीं कर सकता है। कहने का मतलब, मान लीजिए 1 जुलाई को किसी की जर्नी कंप्लीट हुई, इसकी इंटाइटलमेंट थी लेवल 8 के हिसाब से, इसने टीए क्लेम सबमिट किया अपना लेवल 8 के हिसाब से इसने क्लेम किया, और इसकी जो टाइम बार्ड पीरियड है अगले 60 दिन तक टीए क्लेम सबमिट करने का टाइम था, तो 1 जुलाई से मतलब जुलाई और अगस्त पूरा मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। इसी बीच इसका 15 जुलाई या 20 जुलाई को मान लीजिए कि इसको प्रमोशन मिल गया, वो भी बैक डेट से, इस जर्नी टाइम को कवर करते हुए प्रमोशन मिल गया इसको, ठीक है। तो ऐसे केस में ये बोला गया है कि क्लेम अभी चूंकि टाइम बार्ड नहीं हुआ, मतलब अगर वो मान लीजिए कि 1 जुलाई के आने के बाद वो उसने क्लेम सबमिट ही ना किया होता और 20 जुलाई को उसका प्रमोशन हो गया, वो भी बैक डेट से, बैक डेट मतलब इतना बैक डेट जिसमें उसकी जर्नी डेट कंप्लीट हो कवर हो रही है, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, नई एंटाइटलमेंट के हिसाब से अपना टीए क्लेम सबमिट करेगा, ठीक है। तो अगर इसने पहले ही टीए क्लेम सबमिट कर दिया तो बोल दिया गया कि ठीक है भैया, आप सप्लीमेंट्री क्लेम करके जो डिफरेंस है वो मांग लो, नहीं किया होता तो नए एंटाइटलमेंट के हिसाब से वो अपना क्लेम सबमिट करता, ठीक है। तो यही थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी गई है इसमें। साथ ही साथ अकाउंट ऑफिसर के लिए भी बोला गया है जो टीए क्लेम को प्रोसेस करते हैं, कि अगर कोई भी टीए बिल उसके पास आया है, ठीक है, और लेकिन वो जो भी प्रमोशन ऑर्डर वगैरह इशू हुए उसके पहले उसके पास आ गया और उसने प्रोसेस कर दिया, तो जो अकाउंट ऑफिसर है वो क्या करेगा कि डेट ऑफ जर्नी पे जो उसकी एंटाइटलमेंट होगी उसके आधार पे ही उसको जो है कि प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर कोई टीए बिल जो है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना टीए बिल अपने प्रमोशन ऑर्डर के बाद सबमिट किया, तो ऐसे केस में अकाउंट ऑफिसर से बोला गया है कि जो नया ऑर्डर आया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से वो करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही मैटर है 60 दिन वाला, कि अगर बैक डेट से प्रमोशन ऑर्डर आया, प्रमोशन ऑर्डर के पहले ही बंदे का टीए क्लेम आ गया और अकाउंट ऑफिसर ने उसको प्रोसेस कर दिया, तो उसको वो क्या करेंगे, 60 दिन के भीतर जो है सप्लीमेंट्री टीए क्लेम करेंगे। लेकिन मान लीजिए अकाउंट ऑफिसर ने भी प्रोसेस ही नहीं किया है, तो ऐसे केस में चूंकि उनके पास ऑर्डर आ गया है तो उनको नए ऑर्डर के हिसाब से प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। यही चीज बताया गया। अगली बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एसआर 18 में, कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यह पावर होता है टीए में कि वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है कि हायर ग्रेड में भी इंक्लूड कर सकता है या लोअर ग्रेड में भी इंक्लूड कर सकता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी जो भी उसकी पे लेवल के हिसाब से एंटाइटलमेंट है, ठीक है, ये इसको बढ़ा भी सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इसको घटा भी सकता है, ठीक है, केस टू केस बेसिस, ठीक है। ऐसा जरूरत पड़ता है टीए रूल में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, लेवल 8 में वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसकी जो एंटाइटलमेंट है वो एसी 2 की है, लेकिन यही गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी मिनिस्टर के साथ पोस्टेड है, मिनिस्टर की एंटाइटलमेंट एसी 1 की होती है। मंत्री जी कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे साथ स्पॉट बन के जाएगा, मेरे साथ जाएगा एसी 1 में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, मंत्री जी को मना कर सकता है? नहीं। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये इसीलिए ये पावर दी गई है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट को बढ़ा भी सकते हैं और जरूरत पड़े घटा भी सकते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एसी 1 में ट्रेवल करेगा और एसी 1 में जो भी फेयर चार्ज होगा उसका रिम्बर्समेंट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है, अगर यही मंत्री जी कहें कि नहीं जी मैं स्लीपर क्लास से जाऊंगा, ठीक है, अगर ये मंत्री जी कहें जी स्लीपर क्लास से जाऊंगा और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहे नहीं जी मेरी एंटाइटलमेंट तो एसी 2 की है, मैं तो स्लीपर क्लास में नहीं जाऊंगा, तो मंत्री जी तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मेरा स्टाफ है इसको मेरे साथ स्कॉट में लगाओ, जाना है इसको मेरे साथ। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहेगा नहीं मेरी एसी 2 की एंटाइटलमेंट है, आप जाओ स्लीपर में, मैं एसी 2 में जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता। तब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एंटाइटलमेंट को लोअर भी कर सकता है,
ठीक है, तो यही बात है, इसको ध्यान रखिएगा। SR 19 में ये बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ट्रांजिट में और उसको ट्रांजिट में ही एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया, तो ऐसे केस में उसकी एंटाइटलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसका ट्रांसफर हुआ यहां से किसी स्टेशन ए पे, तो यहां से यहां जाने के लिए उसकी एंटाइटलमेंट ये जो पोस्ट होल्ड कर रहा था, यहां पे जो वो पे लेवल ड्रॉ कर रहा था उसके हिसाब से होता है। अभी रास्ते में ये वो ए पे पहुंचा नहीं, यहीं से उसको बोल दिया गया नहीं ए पे मत जाओ, बी पे जाओ, तो यहां से उसको जो नया ऑर्डर दिया गया, तो अब उसकी एंटाइटलमेंट क्या होगी? क्योंकि यहां से तो वो निकल चुका था, यहां से फिर से जर्नी शुरू किया, तो बोल दिया गया कि इन दोनों पोस्ट में जो उसकी लोअर एंटाइटलमेंट होगी उसके आधार पे उसको टीए दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिट के जो पोस्ट हैं दोनों, उन दोनों में जो लोअर एंटाइटलमेंट होती है वो दिया जाता है। ठीक है, ये चीज। अब अगला एक चीज और है कि SR 20 के तहत कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको गवर्नमेंट ने होल टाइम के लिए गवर्नमेंट में नहीं रखा है, या ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको फी के रूप में पेमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट क्या होगी? ये जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट क्या होगी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह को जो है कि हायर करती रहती है, तो उनको क्या करती है, होल टाइम के लिए नहीं, नीड पर नीड के बेसिस पे उनको हायर करती रहती है। ठीक है, और उनको जो रिन्यूमरेशन मिलता है वो फी के रूप में मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यूपीएससी वगैरह में जो एग्जामिनर आते हैं पेपर सेट करने के लिए, पेपर चेक करने के लिए, पेपर को रिव्यू करने के तमाम पर्पज के लिए यूपीएससी में दुनिया मतलब इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आते हैं, तो इनकी क्या इनको बुला रहा है यूपीएससी, तो इनको टीए देगा। इनकी क्या इंटाइटलमेंट होगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा, और इनको जो है ये काम करने का इनको एक फी मिलता है, वो फी भी इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की इंटाइटलमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये था टीए की क्लास में। आज के डेट में हम इतना ही करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, सुनिए, और जो नोट्स मैंने बनाए हुए उससे रिवाइज करते रहिए, इससे बाहर सवाल आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इससे आगे का चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ टीए, हम उसको कवर करेंगे। ओके, बाय।